Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the new topic that is French Revolution, and we had discussed several topic before, and in the French Revolution it is very important because it not only impacts the overall political, social, and economic ideologies of today, but also it created a certain kind of a changes in thinking of the ruling classes as well as the capitalist classes of that period. So we will discuss in detail क्या क्या एस्पेक्ट का होगा, बैकग्राउंड क्या होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, देन वी विल मूव टुवर्ड्स फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोसेसेस क्या हुआ, उसके बाद फिर हाउ द फ्रेंच डायरेक्टरी ऑफ वॉज फॉर्म्ड, रॉबर्ट्सफियर का रूल, उसके बाद फिर नेपोलियन कैसे उनका पावर आया और कैसे वो राइज किया इन 1799 के बाद से 1985 तक, कैसे वो एक तरह से ही विल्डेड पावर और वही जो बैकड्रॉप था एंड हाउ द colonial power such as Britain, Austria, Germany, Prussia, Russia and other country were against the Napoleon and revolutionary idea. तो उसके बाद फिर नेपोलियन का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो क्या है और आज कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एक लर्निंग प्रोवाइड करता है। तो ये पूरे आइडियाज को वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बैकग्राउंड क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो वी हैव ऑलरेडी टेकन अप वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया सच एज इनलाइटमेंट आइडिया, जिसमें फ्री स्पिरिट थिंकिंग रीजन पर फोकस किया जा रहा था। इंपॉर्टेंट थिंकर सच एज वोल्टायर हो गए, ही वॉज टॉकिंग अबाउट लिबर्टी ऑफ मैन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, वैसे ही बहुत सारे थिंकर थे। उनका जो आइडियाज है फ्री फ्लोइंग आइडियाज था। एडम स्मिथ का 1774 में बोल सकते हैं, या फिर एडमन बर्क हो गए, या फिर रूशो हो गया। हर एक आदमी का जो अपना अपना आइडियाज है वो कहीं ना कहीं फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। सिमिलरली इनका जो बैकड्रॉप और जो पॉलिटिकल क्लास क्या था पूरा फ्रेंच सोसाइटी का, तो एंशियंट रिजीम बोलते हैं। एंशियंट नहीं है, टी साइलेंट है यहाँ पे, एंशियंट रिजीम है। इसका मीनिंग है कि उसमें तीन क्लास थे, दैट इज रूलिंग क्लास, क्लर्जी और थर्ड स्टेट। यहाँ पर है फर्स्ट क्लर्जी हो गया, सेकंड नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट जो पीपल है। उसमें ये था कि जो चर्च जो थे उनके पास अनब्रिडल पावर था, उनके पास एक्सेस था, लैंड था, टैक्सेशन पे नहीं करते थे। और जहां तक नोबल थे उनके पास भी लैंड था, टैक्सेशन प्रोवाइड नहीं करते थे। और जो मोनार्की थे वो एब्सोल्यूट मोनार्की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच। और जो एक हम लोग बात करते हैं जॉन लॉक के जो पॉपुलर जो लिमिटेड सॉवरेंटी, वो इंग्लिश में समय में था, वो ब्रिटेन में थे, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट फ्रेंच में नहीं आया अभी तक। तो जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन का बात किया 1688 का, इन ड्यूरिंग द जॉन लॉक पीरियड, जब हम लोग बात करते हैं कि द गवर्नमेंट हैज टू बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, इट वाज टॉकिंग अबाउट द ब्रिटेन। इंडिया में नहीं, दैट इज वाई जो फ्रांस में नहीं, दैट इज वाई जो फ्रांस में जो सिस्टम था इट वाज टोटली बेस्ड ऑन मोनार्की। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले का जो एनलाइटमेंट पीरियड के समय में जो आइडियाज सर्कुलेट हो रहा था, वो सोसाइटी के अंदर में अपहीवल लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। एक कोई वेंटिंग आउट मैकेनिज्म ही नहीं था वहां पर, जैसे ब्रिटिश के अंदर में था कि वहां पार्लियामेंट था, यहाँ पर ऐसा था ही नहीं। पार्लियामेंट था लेकिन उसको बोलते थे एस्टेट जनरल। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपैरिजन टू एस्टेट जनरल हो गया फ्रांस के अंदर में, लेकिन एस्टेट जनरल का जो पावर था बहुत कम था। पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमेशा एक तरह से साल भर में मिलते ही थे, चर्चा करते, डिबेट करते, डिलिबरेट करते थे, लेकिन स्टेट जनरल को क्रिटिसाइज किया जाता था कि वंस इन अ सेंचुरी टाइप सिस्टम है, कि जब मन किया 10 साल में एक बार मिल रहा है, 15 साल में एक बार। तो स्टेट जनरल के अंदर में अलग अलग क्लास थे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेट के अंदर में क्लर्जी, सेकेंड में नोबिलिटी, पॉपुलेशन 1 लाख 2 लाख, उन लोग उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उनके पास पावर है, प्रिविलेजेस है, नेपोटिज्म है, एक बोल सकते हैं उनके पास एक तरह से लैंड राइट है, टैक्सेशन जीरो, जीरो टैक्सेशन। थर्ड स्टेट में 25 मिलियन पीपल, 2.5 करोड़ लोग, जो नॉर्मल फार्मर, वर्कर, पेजेंट्री, सोल्जर, उन लोग थे। तो इन लोगों के बीच में जो डिस्कशन होता था वो स्टेट जनरल में होता था, लेकिन स्टेट जनरल मिलते ही नहीं थे। इंडिया में भी जब पार्लियामेंट मिलते हैं तो कम से 2 बार मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसा था ही नहीं पॉसिबिलिटी। तो वेंटिंग आउट कैसे होगा, ये क्वेश्चन था। तो ये पहला पॉलिटिकल क्लास का सिस्टम हो गया। सोसाइटी के अंदर में क्या चेंजेस आ रहा है, सोसाइटी के अंदर में 1760 से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो परकुलेट हो रहा है।
और ब्रिटिश से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर वहां पर जो बूम कर रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं फ्रांस में भी आता है। तो फ्रांस में क्या होता है कि टेक्सटाइल्स जो सेक्टर हैंडीक्राफ्ट मैकेनिज्म था वो कहीं ना कहीं टूटते चले गया। और मोर पेजेंट एंड मोर फार्मर दे वर बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन द इंडस्ट्रीज एंड दे वर माइग्रेटिंग टू द इंडस्ट्री फॉर द वर्किंग जॉब। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था नॉर्दर्न फ्रांस में। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हुआ, फैमिन आ गया। तो फैमिन भी था, तो एक हो गया पॉलिटिकल बात कर ले, देन सोशल इकोनॉमिक हो गया इसमें। प्लस देखेंगे कि जब अमेरिकन रेवोल्यूशन बात करेंगे हाउ, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन बेसिक था कि 13 कॉलोनी स्टार्ट होता था ईस्ट अमेरिकन रीजन में, वहां से धीरे धीरे कॉलोनीज बढ़ा, तो ब्रिटिश के अंदर में आते थे। तो ब्रिटिश वर डिमांडिंग मोर एंड मोर टैक्सेस एंड मोर प्रिविलेजेस विच अमेरिकन कॉलोनीज डिनाइड। दैट इज वाई वहां पर उन्होंने सेंड किया अपना आर्मी और रॉयल ब्रिटिश नेवी को और रॉयल ब्रिटिश आर्मी को। तो उन अमेरिकन जो कॉलोनीज थे उसको सपोर्ट करने के लिए फ्रेंच थे ना, वो सपोर्ट करना चाह रहे थे, तो सपोर्ट किए भी थे। तो 1774 में बहुत पैसा गया फ्रांस से भी। जब पैसा जा रहा है वहां पर, फंडिंग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डेट क्राइसिस तो फ्रांस के अंदर भी होगा। तो फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू द एड टू द अमेरिकन कॉलोनीज led to the creation of a certain kind of a financial issue within France। तो एक कंडीशन वो भी है। दूसरा कंडीशन है कि जो लुइस 16 थे, ही वॉज इनकॉम्पिटेंट, अनलाइक अदर, जो कैथरीन द ग्रेट का बात करते हैं रशियन का, फिर बाकी जो प्रूशियन एम्पायर में भी थे, ब्रिटिश के अंदर में हर कोई रिफॉर्म करना चाह रहे थे सोसाइटी को, लेकिन लुइस जो 16 थे, ही वॉज नॉट मच मोर अकोमोडेटिव इन नेचर। इसलिए इनकॉम्पिटेंसी रूल प्लस फाइनेंशियल इशू हो रहा है, फैमिन आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब उस समय सोसाइटी के अंदर जो एनलाइटमेंट आइडिया ऑफ पर्कुलेट हो रहा है, सोसाइटी डिमांड कर रही है मोर एंड मोर रिफॉर्म आना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। वेंटिंग ऑन मैकेनिज्म नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट जो स्टेट जनरल में पावर बहुत कम है। तो ये सब जो पूरा एस्पेक्ट है ये कहीं ना कहीं दिखेगा। प्लस क्लासेस डिफरेंस बढ़ी है, बोर्जुआ क्लासेस राइज कर रहे हैं, कैपिटलिज्म बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फार्मर वर्किंग क्लास जो उस समय स्टार्ट हो रहे थे, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि 1760s का बात है, 60-70s का। उस समय ब्रिटिश में रेवोल्यूशन आ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है टेंडेंसी कि सोसाइटी के अंदर अपहीवल चेंजेस आ रहे हैं। तो वो बात कर सकते हैं ये बैकग्राउंड में। और दूसरा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन जो क्रिएट होता है, इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द बिल ऑफ राइट्स। और एक जो बिल ऑफ राइट, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, वो पहला कंट्री 1774 में। तो उनका जो आइडियाज था, उनके जो लीडर्स थे, वो कहीं ना कहीं फ्रांस में भी आ रहे थे बात कर। फॉर एग्जाम्पल बेंजामिन फ्रैंकलिन और बाकी लोग भी वो फ्रांस से भी आए थे, और पेरिस में बैठ के क्लब में उनका आइडियाज फैला था। कॉन्टिनेंटल आर्मी जो अमेरिका के थे उनको ट्रेन किया था फ्रांस के आर्मी ने। तो जो कॉन्टिनेंटल आर्मी, उनका जो आइडियाज होगा विथ रिगार्ड टू लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वो भी तो फ्रांस के आर्मी तो सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बाय बोथ द कंट्री, और उनका तो जो इंटरेक्शन था वो भी एक तरह का स्पार्क प्रोवाइड किया। तो ये बैकग्राउंड हो गया पूरा पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो ये चल रहा है 1780s तक। तो अब बोला जाता है कि जब 1780s में देवर डिमांड कि जैसे स्टेट जनरल है, तो वहां पर वापस से एक मीटिंग होना चाहिए, और जैसे पार्लियामेंट में डिबेट होता है वैसे ही होना चाहिए विद रिगार्ड टू प्रिविलेजेस एंड राइट्स ऑफ द नॉर्मल पीपल। तो मीटिंग हुआ जिसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेट के लोग शामिल हुए, उनका रिप्रेजेंटेशन शामिल हुए, लेकिन कोई अकोमोडेटिव फीचर लाया नहीं गया। कुछ मीटिंग का प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। जब प्रोग्रेस नहीं हुआ, द पीपल बिकेम मोर एंड मोर वॉयलेंट, दे बिकेम मोर रेडिकल। तो वो दे स्टॉर्म्ड बैस्टिल, जिसको हम लोग आज बोलते हैं फ्रांस के नेशनल हॉलिडे, यही बैस्टिल है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे वहां पर। जो हम लोग इंडिया में इंडिपेंडेंस बात करते हैं, वहां फ्रांस में बैस्टिल डे, जुलाई 14 1789, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टिंग है। अब वो स्टॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर कंडीशन क्रिएट करते हैं, बहुत सारे जो लोग रहते हैं स्टेट जनरल में, उनको फिर बंदी बनाया जाता है, और जबरदस्ती एक तरह से डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पास किया जाता है। ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसमें एकदम चार्टर डिसाइड हुआ है, जो नीचे में ये है, ऐसे ही चार्टर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि क्या होना चाहिए, एक राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन क्या होना चाहिए कोई कंट्री के अंदर में। तो ये चार्टर को उस समय साइन किया गया 1789 में। अब इसमें क्या होगा, राइट टू वोट सबको मिलना चाहिए, अधिकतर को एक्सटेंशन होना चाहिए, सबको तो नहीं था उस समय, एक्सटेंशन होना चाहिए, जो लिमिटेड था उसको फैलना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, जो फ्यूडल प्रिविलेज था वो करना, स्टेट कंट्रोल ओवर चर्च,
चर्च का जो लैंड बहुत वास्ट लैंड है, जो टैक्स पे नहीं करते, स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी, क्लर्जी और बिशप जो है दे आर मोस्टली डिपेंडेंट फ्रॉम रोम, रोम से कंट्रोल होता है उनका। तो बोलते थे कि क्लर्जी और बिशप है दे शुड हैव द लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रांस, इसलिए सिविलियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके अंदर में कैसे क्लर्जी का प्रमोशन हो, कैसा सैलरी हो, डिफाइंड रहे। तो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन, उसके बाद तो इसलिए आते लास्ट सीते उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर आ गया स्टेट कंट्रोल ओवर चर्च और दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। प्लस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर में विमेन और मेन का रोल होना चाहिए, पहली बार बात किया कि विमेन भी राइट्स मिलना चाहिए उनको, लेकिन विमेन को एक तरह से लॉन्ग टर्म राइट्स नहीं मिलता है वोटिंग का, तो ये एक एस्पेक्ट आता है। तो पहला जब ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पास होता है, तब 1792 में पहली बार द फ्रेंच रिपब्लिक वॉज फॉर्म्ड। तो जब बोलेंगे फ्रेंच रिपब्लिक तो पहली बार फॉर्म होता है रिपब्लिक है, क्योंकि किंग इट हैज अबॉलिश मोनार्की, दैट इज इट इज रिपब्लिक। और दूसरा प्रोक्लेमेशन ऑफ रिपब्लिक 1792, और उसके जैसे ही रिपब्लिक लॉन्च होता है तो जो लोग रहते हैं आसपास में जो काउंटर रिवोल्यूशनरी रहते हैं दैट वे सपोर्टिंग द एग्जिस्टिंग एंशियन रिजीम, एंशियन टी ए साइलेंट वाले एंशियन रिजीम जो ऑलरेडी रिजीम थे, प्लस उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो प्रिविलेज थ्रेटन हो जाएगा रिपब्लिक के अंदर में, क्योंकि सबको इक्वल है, सबको वोट दे सकते हैं, सबको ही नहीं, सबको जा सकते हैं वोटिंग प्रोसेस में, सबको पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्निंग स्ट्रक्चर में, तो उनको लगता है कि प्रिविलेज खत्म हो जाएगा, मोनार्की खत्म एबॉलिश हो चुका है, चर्च का पावर रिड्यूस हो चुका है। तो जो ऑस्ट्रिया में लोग थे, ऑस्ट्रिया में जो प्रिंसेस थे उनका रूलिंग क्लास थे, जो रशिया में थे, ब्रिटेन में थे, बाकी जगह थे, उनको हर्ट फील हुआ कि जो रिवोल्यूशनरी आइडिया है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर नहीं आ जाए। दैट इज वाई सीरीज ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर वॉज स्टार्टेड, जिसे बोलते हैं फर्स्ट कोलिशन वॉर, सेकंड कोलिशन वॉर। कोलिशन मतलब कोलिशन ऑफ द कंट्री सराउंडिंग द फ्रांस दैट वर प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट एंड प्रिविलेजेस विद रिगार्डिंग टू रूलिंग क्लासेस, वो कोलिशन हो गया अगेंस्ट किसका, फ्रांस, रेवोल्यूशनरी फ्रांस, इसी को बोलते हैं फर्स्ट कोलिशन सेकंड कोलिशन। तो फर्स्ट कोलिशन 72 से 97 होता है, सेकंड कोलिशन वॉर से 97 से 1800। कौन कौन होते हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रशिया एंड अदर मोनार्की, छोटे छोटे मोनार्की जो भी यूरोपियन कंट्री के अंदर में थे, दे डिक्लेयर वॉर ऑन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो ये एक बेसिक है। ये स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल, ये फोटो है, पिक है 1789 का। कौशिक, इसमें जो हम्म, कोलिशन वॉर हुई इनका रिजल्ट क्या निकला? हाँ वो करेंगे आगे में। तो फिर ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ये हो गया, और एक तरह से ये कोलिशन ऑफ वॉर, ये फ्रांस हो गया, और यहाँ से होली रोमन एम्पायर जो प्रूशियन बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन हो गए, स्पेन हो गए, पोर्तुगीज यहाँ से, स्पेनियर्ड हो गए, इटली के कुछ कुछ जो सार्डिना उन लोग, इटली पूरा यूनिफाई नहीं हो चुका था ना, कि जर्मनी आया था उस समय तक, तो छोटे छोटे कंट्री थे उसके अंदर में ही, छोटे छोटे स्टेट थे, तो उसमें अपना अपना ट्रूप्स भेज रहे थे, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से टू कंट्रोल फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ही स्पिरिट ऑफ आइडिया, रिवोल्यूशनरी, लिबर्टी, लाइफ और जो इक्वालिटी की बात होता है वो फैल रहा था, तो चाहते नहीं थे कि इनके कंट्री के अंदर में डिमांड करे, दैट इज वाइट वॉज अ कोलिशन। तो वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन, जिसमें इट वॉज लूजली अलाइड, उन सबको पता नहीं था कि क्या एम होना चाहिए, कि बस पता था कि फ्रांस को कंट्रोल करना है, दैट इज वाई लूजली अलाइड। ऑब्जेक्टिव सबका अलग अलग था, नेशनल इंटरेस्ट से फोकस था, तो इसमें उन्होंने भेजा, लेकिन फ्रांस उसमें जीतते हैं पहला बार, तो बैटल ऑफ वैमी फ्रांस जीतते हैं, साइकोलॉजिकल विक्ट्री प्रोवाइड करता है, साइकोलॉजिकल विक्ट्री ऐसी प्रोवाइड होता है 1792 में, वैसे ही रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वॉज क्रिएटेड। तो रिवोल्यूशन जो वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिजन था इट वॉज स्टार्टेड बिफोर, बोल सकते हैं रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वॉज क्रिएटेड, क्योंकि रेवोल्यूशन हो चुका था 1789 में, ऑलरेडी सोसाइटी में चेंजेस आ रहा था, तो उनको लग रहा था आइडियाज फैलेगा, तो जो जीते थे फ्रांस इसका विक्ट्री प्रोवाइड करता है, साइकोलॉजिकल विक्ट्री टू द रिवोल्यूशनरी आइडिया होता है, फिर रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वॉज क्रिएटेड, और जो मोनार्की वॉज एग्जीक्यूटेड, अबॉलिश भी किया था, एग्जीक्यूट भी किया था, उनको लुइस 16 थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया था इसी समय। फिर वॉर ऑफ सेकंड कोलिशन होता है 1798 में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बेसिक दो वॉर है, वॉर ऑफ कोलिशन सेकंड कोलिशन, वॉर ऑफ थर्ड कोलिशन नेपोलियन के समय होता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब नेपोलियन के समय होता है, तो फर्स्ट जो दो है वो नेपोलियन के थोड़ा पहले। तो ये कब स्टार्ट होता है, जब फ्रांस इन्वेडेड इजिप्ट हेडेड बाय नेपोलियन एंड अलाइड फोर्सेस, तो विल डिस्कस इन डिटेल। तो पहले वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन हो गया, इसमें फ्रांस जीतता है वैलेमी में, और फ्रेंच रिपब्लिक घोषित किया जाता है, ठीक है, यहां से फ्रेंच रिपब्लिक वॉज क्रिएटेड। अब जब रिपब्लिक बन गया तो कैसा रिपब्लिक होना चाहिए, अब बात नहीं हो रहा है लाइफ, लिबर्टी और इक्वालिटी का, अब बात हो रही है रिपब्लिक के बाद क्या करें। अब
एंड तो पहुंच गया, रिपब्लिक बन चुका, अब क्या करेंगे? तो दो ग्रुप थे, जैकोबियन और गारोंडिस्ट। जैकोबियन बात करते थे कि एंड्स शुड जस्टिफाई द मीन्स, हम लोग को रिपब्लिक का आइडिया बचाना चाहिए और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, कहाँ कितना हद तक पहुंचना चाहिए वहां तक जा कर सकते हैं। टू अचीव द गोल ऑफ रिपब्लिक एवरीथिंग कैन बी सेक्रीफाइस फॉर द आइडिया और टू सेव गार्डिंग द रिवोल्यूशनरी आइडिया। ये हो गया जैकोबिन का सोसाइटी। तो जैकोबिन क्लब, उसमें बहुत लोग थे, उनका आइडियोलॉजी वैसी था और दे वर सपोर्टिंग द स्पिरिट ऑफ, बोल सकते हैं, रिपब्लिकिज्म और जो फ्रेंच आइडियाज को। और गायरोंडिस्ट थे, वो बात करते थे जो भी एक्सेसेस हुआ ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वो नहीं होना चाहिए, एंड रिपब्लिक, जो रिपब्लिक शुड आल्सो बी कर्टेल, उनका पावर कर्टेल अंडर द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं जो सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट है, जो ड्यू प्रोसेस है, वो गायरोंडिस्ट बात करता है कि प्रोसेस मीन्स शुड नॉट जस्ट, मीन्स शुड बी जस्टिफाइड रादर देन एंड शुड बी जस्टिफाइड। अब इसमें एक फ्लॉ है, जब फ्रांस रिपब्लिक का बात करते हैं तो जो इंडिया है वो बहुत डिफरेंट, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन फ्रांस का जो पूरा लैंड है वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो राजस्थान है, तो छोटा कंट्री है। तो क्या होता है कि जो छोटा कंट्री, फॉर एग्जाम्पल जयपुर है राजस्थान के अंदर में, तो उनके पास पावर ज्यादा है जयपुर के पास एज कम्पेयर टू बाकी डिस्ट्रिक्ट का। वैसे ही फ्रांस में भी पेरिस कम्यून, मतलब पेरिस लोकल बॉडी थे, उनके पास पावर ज्यादा था। तो जो लोग पेरिस जीत करके जाते थे ना, उनका पावर ज्यादा था, उनका पहुंच ज्यादा था। फॉर एग्जाम्पल अगर अ, अगर फॉर एग्जाम्पल पूरा हरियाणा अगर फ्रांस है, तो दिल्ली समझ जाओ कि पेरिस कम्यून है, कि अगर दिल्ली का इलेक्शन जो जीतेगा वही एक तरह से पूरा हरियाणा का इलेक्शन जीतेगा। कंपेरेबल बात कर रहे हैं जो फ्रांस के हिसाब से। तो पेरिस कम्यून इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वहीं पर एक तरह से जो आइडियाज फ्री फ्लो करता था, वहीं पर डिस्कशन डिबेट होता था। और जो अलग अलग ब्लॉक थे, जैकोबिन थे जो बात करते थे कि फ्रेंच आइडिया को बचाना है, रिपब्लिकन आइडिया को बचाना है, और कैसा भी करना पड़े, कितना हद तक भी जाना पड़े वो कर सकते हैं, आइडिया बचना चाहिए, बस रिपब्लिक बचना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। गारंटीज बात करते हैं जरूरत नहीं है उतना, एक्सेसेस हैज बीन कमिटेड बाय बोथ द साइड, जो मोनार्की की साइड में तो वो भी किए थे गलत काम, और कुछ कुछ जगह पर रेवोल्यूशन भी किए थे। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू अकोमोडेट ईच अदर आइडियाज, और एक मिडिल पाथ अचीव करना चाहिए, दोनों का था। तो लेकिन क्या होता है कि जैकोबिन जो होते हैं वो पावरफुल रहते हैं, क्योंकि फ्रांस जो में जो पेरिस कम्यून होता है, जो लोकल बॉडी होता है, जो पेरिस, जो वहां पर चलता है, पेरिस गवर्नमेंट ऑफ पेरिस हो गया, एक गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, एक गवर्नमेंट ऑफ पेरिस, ठीक है। तो पेरिस का जो गवर्नमेंट है उसमें जैकोबिन क्लब का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, तो इसलिए वो जैकोबिन क्लब जीतते हैं लास्ट में। और ही दे एग्जीक्यूटेड लुइस 16 1793, फ्रांस के जो एम्पायर थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और स्टार्ट होता है रेन ऑफ टेरर। जब जैकोबिन जीत चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि ही दे जस्टिफाई एंड्स, कि जो भी मीन्स टू अचीव द एंड होता है ना, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। तो रेन ऑफ टेरर स्टार्ट होता है इसी समय में। और 1793 है जिसमें सेकंड कोलिशन चल रहा है पैरेलली में। तो ये बैकग्राउंड पता होना जरूरी है कि इंटरनेशनल स्फीयर में क्या चल रहा है और इंटरनल बात कर रहे हैं अभी। तो इंटरनेशनल स्फीयर में फर्स्ट कोलिशन चल रहा है 97 तक, 97 से 1802 के बीच में सेकंड कोलिशन है। तो फर्स्ट कोलिशन में लड़ाई चल ही रहा है, हर एक कंट्री अपने अपने ट्रूप्स मोबिलाइज कर रहे हैं, फ्रांस की तरफ जा रहा है। तो जो फ्रांस के अंदर में जो रहेंगे जैक्यूबन, वो क्या लगेगा कि जो एनिमी ऑफ फ्रांस है उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए, दैट इज वाई दे यूज गलोटिन लगातार, कि जो एनिमीज ऑफ फ्रांस है, एनिमी ऑफ रेवोल्यूशनर है, वो एक तरह से सपोर्टर ऑफ ऑस्ट्रिया है, सपोर्टर ऑफ रशिया है, सपोर्टर वो है मोनार्की है, सपोर्टर ऑफ एंशियंट रिजीम है, इसलिए उनको हटना चाहिए। तो दे यूज्ड रेन ऑफ टेरर, दे जस्टिफाइड एक्सेसेस टू अचीव द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये बात होता है। तो उसमें क्या कैसे किए, तो कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाया जाता है 1793 में, की वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें क्या होगा, एक कमेटी बनेगा जिसमें कौन, तीन लोग रहेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना, इसमें तीन लोग, एक रॉबर्टस्फियर, एक डैंटन, एक मराथ। अब तीनों लोग जो होंगे ना वो लीड करें कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। वो का काम क्या रहेगा कि वो आइडेंटिफाई करे कौन कौन से जो फ्रांस के अंदर में लोग हैं, दे आर एनिमी ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक, रिपब्लिक हो चुका है, फ्रेंच रिपब्लिक अगेंस्ट कौन कौन है। तो दे विल बी अक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग द ऑस्ट्रिया रिजीम या एंशिएंट रिजीम या रॉयलिस्ट हो गया बाकी लोग को। तो क्या अब वो बोलेंगे कि जो एनिमीज है वो एक तरह से जो क्रिटिक है, फॉर एग्जाम्पल इनके जो क्रिटिक होंगे उनको ऑब्वियस बात है वो बोलेंगे कि एक तरह से कि वो जस्टिफाई, वो एक तरह सपोर्ट कर रहे हैं बाकी लोग को, एनिमी सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई दे विल बी एग्जीक्यूटेड। और ये हुआ ही, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी गेव डिक्टेटोरियल पावर्स उनके अंदर में मिला, और दे सैंक्शन वेरियस काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन अंडर द गलेटिन टू द एनिमीज एज वेल एज क्रिटिक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन।
जो नॉर्मल क्रिटिक है उनको भी जस्टिफाई किया। तो रेन ऑफ टेरर स्टार्ट होता है फ्रेंच रिपब्लिक के बाद 1792 से 94 के बीच में, जिसमें पब्लिक सेफ्टी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 12 मेंबर होते हैं उसके अंदर में। उसका क्या रोल रहता है? अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ रेवोल्यूशनरी, कोई भी हो सकता है, नॉर्मल इंसान भी हो सकता है जो बात करे कि नहीं गलत है, एक्सेसेस नहीं होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, उसको भी एग्जीक्यूट करो। एंड जस्टिफाइज द मीन्स, अचीव करना है रिपब्लिक, रिपब्लिकन आइडियाज, आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कहां तक भी पहुंच सकते हैं। फिर यूज लॉ ऑफ सस्पेक्ट, मतलब अगर उनको लग रहा है कि ये आदमी अगर एक तरह से एनिमी है तो उसके हिसाब से लॉ बनाना। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी वायलेट पहले किया है लेकिन उस समय तक बात नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही लग रहा है कि दे आर क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट, तब प्रॉपर्टी वायलेशन ऑफ लॉ लेकर के आगे उसको फांसी पे लटका देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी क्रिटिसिज्म होता है सेवरल एस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बुलडोजर वाला जो जस्टिस सिस्टम है, वही लॉ ऑफ सस्पेक्ट है कि उसको यूज करके टू अरेस्ट एनीवन, और रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल क्रिएट करेंगे और ट्रिब्यूनल ही बोलेगा कि ये इतने लोग हैं, दे आर अक्यूज्ड और दे आर अक्यूज और दे विल बी सेंट टू द प्रिजन, और उसके बाद गलेटिन में और उनको मार दिया जाता है। तो एक तरह से बोला जाए तो रेन ऑफ टेरर ड्यूरिंग 1792 1794 के बीच में इट वाज अ वेरी ब्रूटल थिंग फ्रांस के अंदर में, क्योंकि फ्रांस में 1794 में बाहर में रेवोल्यूशनरी वॉर चल ही रहा है और अंदर में वो चाह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करे। तो लॉ एंड ऑर्डर जो क्रिएट करने के समय ही दे कमिटेड वेरियस काइंड ऑफ एक्सेसेस अगेंस्ट द ओन सिटीजन। ये होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर में। वो बात करते हैं रिफॉर्मेशन ऑफ क्लर्जी, दे अबॉलिश द ओल्ड कैलेंडर, लैटिन हटा करके फ्रेंच को आइडियाज को लाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसको ही वॉयलेट करता है। अब है कि अब जब पावर हो चुका है अंदर में, स्टार्ट हो गया, रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हो चुका है, तो तीन के बीच में क्लैश होता है। कौन है? यही तीनों लोग हैं, रॉबेस्पियर, डैंटन, मराट। अब जब कंट्रोल हो चुका है, अब ये तीन के बीच में लड़ाई होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में ये तीनों जो लोग हैं ना, ये तीनों बेसिकली जैकोबियन है। जैकोबियन जीत चुका है, रिपब्लिक बना चुका है, उसी क्लब के मेंबर, उसी आइडियोलॉजी लोग फॉलो करते हैं, उसके अंदर में तीन लोग आ गए। अब तीन लोग क्या करेंगे? जैकोबियन का जो क्रिटिक है उसको भी गिलेटिन भेज देंगे। तो कौन थे? गिरदोनिस थे, गारोनिस थे, गिलेटिन भेज दिए। अब है कि जब इन लोग कंट्रोल कर पाए, जैकोबियन पूरा कंट्रोल कर पाया हर चीज को, तब उसके अंदर में जो डिवीजन है, आइडियोलॉजिकल डिवीजन है जैकोबियन, तो कोई होगा रेडिकल जैकोबियन होगा, कोई होगा लेफ्टिस्ट जैकोबियन होगा, उसके अंदर में फिर डिवीजन हो। फॉर एग्जाम्पल डैंटोनिस्ट, रॉबेस्पियर और हर्बेटिस केस में, हर्बेटिस बोलते थे कि रेडिकल रिफॉर्म होना चाहिए, कैथोलिक हटना चाहिए पूरा, और एथिज्म सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। तो हर्बेटिस बोलते थे कि पूरे सेपरेट कर दो, हर कोई इंसान एथिस्ट बन जाए। तो रेडिकल थॉट था। डैंटेनिस बोलते थे कि मॉडरेशन, कि ज्यादा एक्सेस हो गया है, थोड़ा मॉडरेट करिए जैकोबिन का। और रॉबेस्पियर, रॉबर्ट प्रैक्टिकल थे, तो रॉबेस्पियर डिक्लेयर्ड बोथ ऑफ देम एज एनिमी ऑफ द फ्रांस और फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, और दोनों गैलोटिन भेज दिए दोनों को। और ऊपर से जो रॉबेस्पियर था वो पावर में आ गए। तो जस्ट जैकोबिन, रॉबेस्पियर बिकेम सुप्रीम। तो रॉबेस्पियर का रूल फिर स्टार्ट होता है, फेमस रूल है जो हम लोग हमेशा बात करते हैं ना, कि एक सो कॉल्ड फिलोसफर किंग होना चाहिए प्लेटो के समय में, या फिर बात करते हैं वोल्टायर बोलते हैं कि ऐसा किंग होना चाहिए जो एक अच्छा हो। तो रॉबेस्पियर को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो काम करो अच्छा हो, क्योंकि जो जो एंड है ना, वो उसको जस्टिफाई करने के लिए पूरा मीन्स ही खराब हो गया एक तरह से। रॉबेस्पियर रूल के अंदर में क्या होता है कि ही रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम बीइंग, सोल इमॉर्टैलिटी, और कहीं ना कहीं कैथलिक के साथ भी वो हाथ मिला लेते हैं। बोलते हैं कि कैथलिक को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन इसको अबॉलिश नहीं किया जाएगा। लेकिन हर्बेस बोलते थे कि डिनाउंस कर दो कैथलिक को। तो रॉबर्ट्सवेयर वॉज थोड़ा स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल देन हर्बेसिस्ट और बाकी डैंटोनिस्ट। तो वो बात करते हैं कि चर्च काम कर सकते हैं फ्रांस के अंदर में भी, लेकिन उसको रेगुलेट किया जाएगा। दूसरा, नो प्रूफ वॉज स्टैब्लिश टू स्टैब्लिश गिल्ट। कोई भी गिल्ट अगर है तो प्रूफ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एनिमी ऑफ फ्रांस है डाल दो, प्रोपेगेंडा यूज करो और उनको गिलेटिन में डाल दो। फिर दूसरा बात करते हैं कि कंसाइंस ऑफ जूरर रादर देन फैक्ट, कि क्या प्रेजेंट है। जूरर बैठते हैं सामने में, 15 लोग बैठते हैं, यूएस का हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऐसे में, मूवी ऐसे में भी 15 लोग बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो जूरर डिसाइड करेगा क्या है रादर देन फैक्ट। तो कंसाइंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। कंसाइंस क्या? गट फीलिंग। तो बेसिकली रॉबर्ट्सफियर रूल को बोलते हैं गट फीलिंग, जो हम लोग एथिक्स में बात करते हैं जीएसएल 4 में भी, कि ज्यादा गट फीलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि गट फीलिंग हो सकता है ना कि गलत हो। रॉबर्ट्सफियर पूरा गट फीलिंग में चलते हैं कि उनका लगता है कि ये सही है तो सही है ऐसा। बट लेटर ऑन
जब वो पूरा एक्सट्रीम लेके जाते हैं फ्रांस फ्रेंच रिपब्लिक को ड्यूरिंग द 1794, बोल सकते हैं रेन ऑफ टेरर, तो स्लोली देयर वाज अ काउंटर रेवोल्यूशनरी। फॉर एग्जाम्पल कौन लोग, गिरनॉर्निस जो बच गए थे, कुछ कुछ लोग यहाँ भी बचे होंगे, सब थोड़ी गिलेटिन, कुछ लोग यहाँ बचे, कोई रॉयलिस्ट होंगे, कोई मोनार्की को सपोर्ट करने वाले होंगे, कोई एरिस्टोक्रेटिक होंगे, कोई नोबल्स होंगे, सब कोई मिल करके एक कू करते हैं और रोबेस्पियर को वापस से वो एक तरह से एग्जीक्यूट कर देता है, रोबेस्पियर भी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो 1794 वाज ऑफिशियली एंड ऑफ द, बोल सकते हैं कि रेन ऑफ टेरर। तो ये एंड होता है, तो फिर नया सीरीज स्टार्ट होता है, डायरेक्टरी, फ्रेंच डायरेक्टरी। वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा आज मॉडर्न फ्रांस उसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका आइडियाज ज्यादा दिखता है। तो बोल सकते हैं कि फ्रांस जब बना, इट वॉज अ वेरी सफ सोशल अपहीवल, रिवोल्यूशनरी आइडिया फैल रहा है, वहां से अटैक भी हो रहा है, आप डिफेंड भी कर रहे हैं, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सेसेस क्रिएट हुआ। 1794 तक रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ, 94 ऐसे ही खत्म हुआ, रॉबर्ट्सबर्ग ऐसे ही उनको एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद ही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट अगेन, पहले फ्रेंच रिपब्लिक बना था, वापस से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट 1795 में, जिसमें गिरोंडिस्ट जो थे, ही दे लेड द नेशनल कन्वेंशन। जो बच गए थे, कुछ कुछ बच गए थे, और जैकोबिन को उन्होंने कर दिया बंद, मतलब अबॉलिश कर दिया जैकोबिन क्लब को। तो गिरदोनिस पावर में आ गए, जो थोड़ा मॉडरेट थे, जो बात करते थे कि ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। तो डायरेक्टरी स्टैब्लिश करते, वही डायरेक्टरी जो पहले स्टेट जनरल थे, वही बन जाता है डायरेक्टरी एक तरह से। अब डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, बाई के अंदर पार्लियामेंट होता है, जिसमें बोलते हैं काउंसिल ऑफ एल्डर, राज्यसभा टाइप, और काउंसिल ऑफ 500 मतलब लोकसभा टाइप। उसके अंदर में सेपरेशन ऑफ पावर है सबके बीच में, लिमिटेड फ्रेंचाइज है, पूरा फ्रेंचाइज लेकिन लिमिटेड है। दूसरा, पेरिस कम्यून जो थे, हम लोग बात करते थे कि पेरिस अगर कोई जीतता था पेरिस के ऊपर ही, पेरिस का कमांड जिसके हाथ में था वही फ्रांस पर कमांड था। पेरिस से पावर बहुत ज्यादा था, उसको कम्यून को पावर कम कर दिया गया और बोल दिया कि नेशनल गवर्नमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इसके अगर इंडिया की बात किया जाए, अगर कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, कंपेयर किया जाए तो GCNDT जो एक्ट आया कि दिल्ली गवर्नमेंट को पूरा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर डाल दिया, वैसे ही पेरिस कम्यून को भी वहां डाल दिया, ताकि पेरिस कम्यून ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए नेशनल पावर इलेक्शन को या नेशनल पावर को। तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन था 1795 का। बेसिक बता रहे हैं क्योंकि और डिटेल नहीं हुआ, लेकिन बेसिक जो रिक्वायर्ड है। अचीवमेंट क्या हुआ, अब इसमें बोल सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा, इसमें भी कोई क्रिटिक होंगे। अब गिरदौनी से पावर में आ गए तो जैकोबिन लोग बच गए होंगे कुछ ना कुछ, सबको थोड़ी गिलोटिन भेज दिया गया। तो कुछ जैकोबिन बच गए थे, इसका नाम था बवेफ ऑफ मार्शल, जो हम लोग बात किए थे सोशलिज्म में। यही बवेफ ऑफ मार्शल था, जैकोबिन क्लब के थे, एंड दे वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी ऑफ इक्वल। वो बात करते थे कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी आना चाहिए, जो हम लोग डिस्कस किए थे इन सोशलिज्म वाले टॉपिक में, कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात है ये वाला सिर्फ, कि लीगल इक्वालिटी की बात हो रहा है। ये बात करते हैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होना चाहिए, सबको बांटना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ होना चाहिए, और कहीं ना कहीं स्टेट सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए, स्टेट सेंट्रिक वेलफेयरिज्म होना चाहिए, हर चीज। तो कॉन्स्पिरेसी इक्वल एक तरह का कॉन्स्पिरेसी है टू रिमूव द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। तो उसमें दो तीन और भी लोग थे, जिसमें मास्टरमाइंड बेबफ और मार्शल थे, लेकिन वो पकड़ा जाते हैं और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है 1796 में। और यही ओरिजिन ऑफ फ्रेंच सोशलिज्म है, यही जो हम लोग डिटेल में किए थे। बाकी फिर बाद में प्रोudhon आते हैं, एनार्किस्ट आते हैं, और बाकी जो हम लोग कर चुके पहले भी। तो इसी समय हुआ था 1796 में, ये वाला एस्पेक्ट में दे वर क्रिटिसाइजिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1795 का। अब है कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, सोशल रिफॉर्म लेके आएंगे और एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आएंगे। अचीवमेंट क्या क्या आएगा, तो बहुत अच्छा अच्छा अचीवमेंट इनका था। तो अभी हम लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं कि 1795 में क्या चल रहा होगा इंटरनेशनल स्फीयर में। अभी भी फर्स्ट कोलिशन वॉर चल रहा है 92 से लेकर 97 है। तो बैकग्राउंड में चल रहा है कि लूजली कोलिशन है, लड़ाई चल रहा है बाहर में, लेकिन अंदर में ये सब चेंजेस हो रहा है सोसाइटी के अंदर, फ्रांस के अंदर में ये सब चेंजेस हो रहा है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म क्या कर रहे हैं, रिलीजियस एजुकेशन कम कर दिए। दूसरा, प्रॉपर्टी ऑफ चर्चेस को सीज कर दिया, और चर्च के जो लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं। और लैट्रिन हटा करके फ्रेंच प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि फ्रेंच से क्या होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस एजुकेशन फैल सकता है। कंपल्सरी मिलिट्री एक्सरसाइज, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कोलिशन वॉर चल रहा है, देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ अ कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग टू सिटीजन, ताकि वो लड़ सके। दूसरा, पब्लिक एजुकेशन वाज फंडेड बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज रादर देन लैटिन। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस वो फेमस है, वो उस समय स्टैब्लिश होता है, जो बात करता है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो 1799 से बेसिकली। फिर अचीवमेंट क्या था, मेट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम।
पहले अलग था, कस्टम था, हम लोग ऐसा बात करते हैं ना कि यहाँ पर, यहाँ इंडिया में भी ऐसे अभी तो बात होता है कि कितना गज है, या फिर कितना पट्टा है, या फिर कट्ठा कितना है। तो वहां पर भी ऐसी टाइप कुछ सिस्टम होगा, लेकिन मेट्रिक सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी, मीटर स्क्वायर केजी वो स्टैब्लिश करते हैं, सिविल कोड स्टैब्लिश करते हैं। यहाँ पर भी है ना, ट्राइबल कोड अलग अलग है, सबका अलग अलग है, तो वहां पर सिविल कोड स्टैब्लिश करते हैं। नॉर्मल स्कूल स्टैब्लिश, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिखता है हाईवे बाकी जगह, पॉलिटेक्निक कॉलेज, विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज, वैसे वहां पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज वहीं पर आता है, फ्रांस में आता है। फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग रिपब्लिकिज्म, उसका आइडिया, क्योंकि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, लिमिटेड फ्रेंचाइज, तो ऐसी रिपब्लिक जो आइडिया है बेसिक उसको प्रमोट करते, तो ये अचीवमेंट है पूरा ये फ्रेंच डायरेक्टरी का, जो 95 से लेकर 1799 के बीच में काम करता है। बोल सकते हैं कि क्या हुआ प्रॉब्लम, आप सबको तो हंके डोरे नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो गई। उसमें भी तो प्रॉब्लम था कि ऑलरेडी वॉर चल रहा था बाहर में, तो कहीं ना कहीं बजट, पैसा वहां भी एक्सपेंडिचर हो रहा था, लोग मर रहे थे। जो लोग वापस आ रहे थे फ्रांस के अंदर में, देवर फेसिंग सेवरल काइंड ऑफ चैलेंजेस, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस है। दूसरा, वॉर इज बिंग अफेक्टिंग कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स में जो नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। कॉमर्स, वॉर हमेशा एक तरह से प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाता है, वॉर के समय हमेशा आर्मामेंट का बात होता है, तो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल जो कंज्यूमर गुड्स है वो कम हो गया, तो फैमिन भी आता है। और दूसरा, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रांस में आता है वो लेट से आता है, यही कारण लेट से आता है। ब्रिटेन में पहले आता है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ही नहीं है ना, कैसे आएगा, इसलिए लेट से आता है। और दूसरा, उसके लिए फंडिंग चाहिए, फंडिंग कौन देगा, क्योंकि वॉर चल रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, फंडिंग का इशू है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आता भी है तो कुछ कुछ जगह में सिर्फ आता है, लग्जरी गुड्स में आता है, यही कारण है। नोबेल अभी भी आराम से जीत पा रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स में क्यों नहीं आता, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स के लिए पैसा रहेगा तब ना, आप तो वॉर में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए हाई इन्फ्लेशन आता है, क्रेडिट सिस्टम लो रहता है, कहीं बाहर से फंडिंग भी नहीं आता है। तो यही कारण जो इशू होता है ना, इसी कारण ही देयर वाज अ सेवरल कू। जब कू होता है अंदर में, उसमें फिर नेपोलियन एक वो इंपॉर्टेंट कमांडर होते हैं जो फ्रेंच डायरेक्टरेट के सपोर्ट में खड़ा होता है अगेंस्ट द कू। तो क्या होता है, नेपोलियन अपना जो काम दिखाते हैं, कर्म दिखाते हैं, तो बाकी लोगों को लगता है कि नेपोलियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, तो धीरे धीरे उनका प्रमोशन होता है और स्लोली ही टुक द पावर फ्रॉम द फ्रेंच डायरेक्टरी, और स्लोली ही बिकम एम्पर। ये है बेसिक। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट है पूरा। तो अगर बोला जाए 1797 तक, तो अब बात अभी 1797 का चल रहा है, इसमें अभी भी फर्स्ट कोलिशन वॉर चलते आ रहा है, लूजली अलाइड है, सबका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। तो लूजली अलाइड से कॉन्क्रीट अलाइड कब होगा, जब इंपॉर्टेंट लीडर आएंगे सोसाइटी के अंदर। तो इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे, नेपोलियन थे। उसके बाद ही जो कॉन्क्रीट अलाइड स्टार्ट हो गया, तो सेकंड कोलिशन, थर्ड कोलिशन, फोर्थ कोलिशन, फिफ्थ कोलिशन, सिक्स कोलिशन, जो हम लोग हर एक कोलिशन की बात नहीं करेंगे, जनरल कोलिशन की बात करेंगे, एक दो को छोड़ के। तो उसमें देवर अगेंस्ट द नेपोलियन रूल, क्योंकि जो नेपोलियन जो थे वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म भी लेके आए, इंटीग्रेट भी किए, अपने आप को डिक्टेटर बनाए, और उनका जो आइडियाज था वो कहीं ना कहीं वो बात करते थे कि रेवोल्यूशनरी आइडिया और कैसे फैलना चाहिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं जो इस्टेब्लिश वर्ल्ड ऑर्डर था, जो न्यूज पेपर में किए थे कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, तो उसमें 1815 का भी आता है, कांग्रेस ऑफ वियना का। तो उसमें स्टैब्लिश वर्ल्ड ऑर्डर था पहले का, तो कहीं ना कहीं वो हैम्पर किया, वायलेट किया। दैट इज वाई दे फॉर्म्ड अ कोलिजन, कॉन्क्रीट कोलिजन, सेकंड कोलिजन अगेंस्ट द नेपोलियन। ये है बेसिक। अब आते हैं नेपोलियन रूल। तो नेपोलियन में बता दिया कि 1795 में ही डिफेंडेड डायरेक्टरी, डायरेक्टरी तो के, हाँ बोलो। जो फर्स्ट कोलिशन वॉर हुआ 1797 तक, हम्म, उसका इम्पैक्ट कैसे हुआ? मतलब अभी तक जो चेंजेस हमने डिस्कस करे वो तो इंटरनली चेंजेस हो रहे थे, हाँ हाँ। पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा था। तो उस वॉर का कैसे इंटरनली ये फ्रांस के ऊपर कैसे ये इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि जब वॉर इम्पैक्ट होता है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं। ये और तो हाँ। डायरेक्ट, हाँ, हम्म, मतलब जो सोशल आइडियाज में थे उसमें हम्म, कुछ उस तरीके से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वॉर जो कोलिशन वॉर का सोशल इम्पैक्ट तो हो गई, तो वो ही तो था। बहुत कुछ हो गई, सब चीज होगा। लेकिन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट जहां पर जिससे प्रॉब्लम हुआ डायरेक्टरी को भी, और बहुत लोग होंगे ना, देवर हैविंग ग्रीवांसेस, जैसे बवर्फ किए थे, ग्रीवांसेस था उनको कि ज्यादा इक्वालिटी लेके बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ग्रीवांस तो ऐसे बहुत लोग होंगे, ये तो बस अभी इसको डिटेल में करना स्टार्ट करें तो बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, ऐसा बहुत लोग हैं, रॉयलिस्ट होंगे जिनको ग्रीवांसेस होगा, तो देवर अटेम्प्टिंग द कू अगेंस्ट द ग्रेट डायरेक्टरेट। और नेपोलियन जो थे उस समय एक तरह का कमांडर थे फ्रांस के अंदर में, पेरिस के अंदर में, ही सपोर्टेड द डायरेक्टरेट अगेंस्ट द कू, तभी उनका प्रमोशन बढ़ते गया।
फिर उनको बोला कि ठीक है आप चल जाओ इटली में, बैटल ऑफ इटली में ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में लड़ाई, क्योंकि वॉर ऑफ कोलिशन चल ही रहा है अभी भी, फर्स्ट हम्म। वॉर ऑफ कोलिशन। उसमें नेपोलियन को भेजा जाता है कि आप जाइए इटली में, और फेमस एक डॉक्यूमेंट्री है, वो इटली में जाते हैं, 24 साल का रहता है, 24 ईयर सिर्फ, और वो एक तरह से बैटल कमांड करता है और जीत जाता है, बारिश भी होता है, गन पाउडर काम नहीं करता है, लेकिन तब भी वो जीतते हैं। तब उस समय में सबको लगता है नेपोलियन राइज हो रहा है धीरे धीरे, तो फिर उनको वापस लाया जाता है फ्रांस में, वापस से उनको फिर और भी पोषण है, धीरे धीरे उनका प्रमोशन होते रहता है। तो ये हो जाता है एक तरह से। एंड वो तो साथ में वेल्थ भी लेके आते हैं इटली से। वेल्थ हो गया, बाकी सब इज्जत आते भी ना, रहते हैं वो। इज्जत भी है, वेल्थ भी है, और एक जीत जीत गए अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया, जो बड़े बड़े किंगडम थे ऑस्ट्रिया, हैज पे ऑस्ट्रिया, इटली उसमें ऑस्ट्रिया के अंडर में आता था एक तरह से देखा जाए तो, कोट एंड कोट। जब हम लोग इटालियन यूनिफिकेशन बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो नेपोलियन का राइज बढ़ते आता है धीरे धीरे, तो नेपोलियन को धीरे उनको ज्यादा ज्यादा अकाउंट उनको मिलता है, पोस्ट मिलता है, पहले मिनिस्टर बनाया जाता है ऐसे करके। तो जब वो उनका रूल आ जाता है 1798 में, अब क्या होता है, ये तो ये बात 1797 आ चुका है, खत्म हो गया 1797, फर्स्ट वॉर ऑफ कोलिशन खत्म हो गया। अब स्टार्ट होता है कि जब नेपोलियन जब पावर में आते हैं, वॉर कैबिनेट में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि अब रेवोल्यूशनरी को फैलाना है, तो वो इजिप्ट में आना स्टार्ट करते हैं, इजिप्ट में और बाकी जगह। तभी 1798 में इंडिया में टीपू सुल्तान लेटर भेजते हैं, यही वाला सिनेरियो है। तो 1719 में भेजते हैं ताकि सपोर्ट मांगे अगेंस्ट ब्रिटिशर, लेकिन हो नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि फ्रांस हार जाता है इजिप्ट में अंडर द बैटल ऑफ नाइल। फ्रांस जब हार जाता है तो एक तरह से सबको गुस्सा दिला दिला दिखा सबका गुस्सा फूटता है फ्रेंच डायरेक्टर के ऊपर कि वो हार गए। तो जो कौन बचा फिर, नेपोलियन बचे, नेपोलियन राइज होते हैं, रिप्लेस किया जाता है, नेपोलियन ऐसे राइज होते हैं। तब फिर उनके जो भाई होते हैं वो एक तरह से एक मेंबर होते हैं जो इलेक्शन करवाते हैं, उसी का कोट एंड कोट ऐसे ही है। तो बेसिकली ऐसा इलेक्शन करवाते हैं जिसमें 99% सपोर्ट करता है फ्रांस को, नेपोलियन को, कि उनको ही मिलना चाहिए सत्ता में। तो इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप है प्लेबीसाइड, एक की वर्ड है, नेपोलियन को हमेशा डिफाइन किया जाता है कि प्लेबीसाइड को ऐसा करो, काम करो, और एक तरह बायस होना चाहिए कि इलेक्ट्रल, क्योंकि इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश में इलेक्शन हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, लिमिटेड है लेकिन इलेक्शन है, पेरिस में भी इलेक्शन है, लिमिटेड है लेकिन इलेक्शन है, लिमिटेड ऑन द सेंस प्रॉपर्टी कितना है, प्रिविलेज कितना है, वो सब है, लेकिन इलेक्शन तब भी हो रहा है। तो इलेक्शन का जो वैल्यू है ना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई रिग्ड इलेक्शन स्टैब्लिश करते हैं और फर्स्ट काउंसिल बनाया जाता है। फर्स्ट काउंसिल क्या होता है, ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर वॉज द फर्स्ट काउंसिल ऑफ रोमन रिपब्लिक, रिपब्लिक वो भी रिपब्लिक था ये भी। तो ही वॉज द फर्स्ट काउंसिल। फर्स्ट काउंसिल होता है कि आपको एक तरह से एक रोमन सेनेट हो गया, जैसे यहाँ पार्लियामेंट होता है वैसे सेनेट होता है, वहां पर भी उसके हिसाब से जो आपको एग्जीक्यूटिव पावर मिलता है उसको बोलते हैं काउंसिल। उनके वर्ड्स, उनके डिसीजन मेकिंग को आप इंप्लीमेंट करेंगे, इसलिए फर्स्ट काउंसिल होता है, देखभाल करना एक तरह से। तो फर्स्ट काउंसिल बनाया जाता है नेपोलियन को 1799 में। 1802 में वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करते हैं, इलेक्शन होता है, फिर से 99.4% आता है, और फिर फर्स्ट काउंसिल फॉर लाइफ बना दिया जाता है उनको। फिर 1804 में एक तरह से फिर सिलेक्शन होता है, फिर 99% आता है, और उनको बना दिया जाता है इलेक्टेड नेपोलियन एज ए एम्पर एंड डायनेस्टी फॉर लाइफ। ये हो गया नेपोलियन का धीरे धीरे पावर को कैसे रेन करते। तो ही वॉज कॉल्ड एज ए डिक्टेटरशिप बाई डिक्टेटर ऑफ प्लेबिसाइड, डिक्टेटरशिप बाई प्लेबिसाइड, कि इलेक्शन को यूज करके वो बनते हैं। तो पहले फर्स्ट काउंसिल बने 1802 में, फिर इलेक्शन करवाए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए, फिर बोनापार्ट डायनेस्टी को प्रमोशन दिया और नेपोलियन को एम्पर बना दिया हमेशा के लिए 1802 से 1804। 1804 में ऑफिशियली नेपोलियन बिकम द एम्पर। पहले पहले क्यों नहीं बन पाए, पहले रिपब्लिक था फ्रांस, कैसे बन जाते थे, पहले उनको दिखाना पड़ता अपना ऑरा पर्सपेक्टिव, तो दिखाए, क्यों, कहां पर दिखाए, सेकेंड कोलिशन वॉर में, जब 1797 से लेकर के 1802 तक चला था सेकेंड कोलिशन वॉर। इसमें अब यहां पर आता है सेकेंड कोलिशन, ये सेकेंड कोलिशन वॉर। सेकेंड कोलिशन वॉर में फ्रेंच हारते हैं, स्टार्टिंग में इजिप्ट में हारते हैं, इंडिया में टीपू सुल्तान एक तरह से मैसूर जो आर्मी थे दे वर राउटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर, और जो मैसूर था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के अंडर में आया था, इंडिया में ही होता है। फिर जो फ्रांस हारते हैं इजिप्ट में अंदर में, तो फ्रेंच टेरिटरी का पावर कम हो जाता है, नेपोलियन ताकतवर में आ जाते हैं, और फ्रेंच इमर्स एज विक्टोरियस इन इजिप्ट एंड ओटोमन बट लॉस्ट टू ब्रिटिश नेवी एंड बैटल ऑफ नाइल 1798। और जो एक तरह से नेपोलियन थे वो वापस चले जाते हैं और अपने जो होम कंट्री फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, उसके अंदर में पावर को कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यही बात है, टेरिटरी फेल
लीडिंग टू नेपोलियन बीइंग कॉन्सिल इन 1799। डायरेक्टरी हट जाते हैं, 1799 में बन जाते हैं कॉन्सिल, और 1802 में वो बन जाते हैं कॉन्सिल फॉर लाइफ, 1804 में एम्पायर फॉर लाइफ। ये हो गया नेपोलियन का सेकेंड कोलिशन में, वो अपना पावर को कॉन्सेंट्रेट कर दे। इतना तक आ गया, तो फिर वी विल मूव नेक्स्ट। तो अब जब वॉर कोलिशन खत्म होता है सेकेंड वाला, तो थर्ड वॉर कोलिशन स्टार्ट होता है। अब थर्ड में क्या होता है ना, एकदम एग्जैक्ट उन लोग का एम रहता है, एम्बिशन रहता है सब कंट्री के, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया और ब्रिटेन, स्वीडन, बाकी लोग, उनका रोल ये रहता है कि नेपोलियन एम्पायर बन चुके हैं और वो प्रमोट कर रिफॉर्म ला रहे हैं सोसाइटी के अंदर में। रिफॉर्म ला भी रहे 1799 में, 1802 आगे हमने पढ़ेंगे रिफॉर्म क्या क्या लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियनिक रिफॉर्म और कैसे आज भी इंपैक्ट करता है। तो रिफॉर्म भी लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो आइडियाज है वो पर्कुलेट हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर भी। ऑस्ट्रिया में भी, रशिया में, वो चाहते नहीं है कि उनके जो पावर कम हो। दैट इज वाई दे बिकेम अ कॉन्क्रीट अलायंस अगेंस्ट द नेपोलियनिक फ्रांस। तो ये बात है। और नेपोलियन किसी से हाथ मिलाते हैं, ऑटोमन एम्पायर के साथ हाथ मिलाते हैं उस समय। ये ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम रहते हैं और कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रिया, रशिया, स्वीडन है, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस कैथोलिक से आता है क्योंकि एंशियंट रिजिम का पार्ट है ना थोड़ा सा। तो ये एस्पेक्ट में भी नेपोलियन और ऑटोमन दोनों ईस्टर्न अलायंस का पार्ट रखते हैं और उन लोग थर्ड कोलिशन पार्ट रखते हैं। तो ये एक तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है। अब नेपोलियन अटैक करते हैं, नेपोलियन सीरीज ऑफ विक्ट्री स्टार्ट होता है। नेपोलियन अटैक करते हैं, बर्लिन गिर जाता है और प्रूशियन आर्मी को कैप्चर कर लेते हैं। और एक तरह से प्रूशियन आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, उनका भी एक तरह से बोल सकते हैं कि आइडियाज ऑफ लिबर्टी, लाइफ, इक्वालिटी वहां पर्कुलेशन होता है। सोसाइटी के अंदर में चेंजेस आने के बाद होता है नेपोलियनिक कोड जो फ्रांस में हो रहा था, वो कहीं ना कहीं प्रूशियन जो सोसाइटी है वहां भी इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रूशियन बर्लिन है, बर्लिन फॉल इन 1806। तो जब फॉल करता है तो ऊपर से जो ब्रिटेन को लगता है कि अब धीरे धीरे जो नेपोलियनिक का जो एरा है और उनका जो पावर वो बढ़ते जा रहा है, हर एक जगह में इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। दैट इज वाई ब्रिटेन ब्लॉकेडेड नेपोलियन इन द यूज ऑफ ब्रिटिश रॉयल नेवी कि अब ट्रेड नहीं कर सकते, नेपोलियन ट्रेड नहीं कर सकते। जब ब्रिटिश एक तरह से ब्लॉकेट कर देते हैं और कहीं ना कहीं नेपोलियन को ट्रेड करने से मना करते हैं, तो नेपोलियन क्या करते हैं, कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेट करते हैं 1806 से 1814 तक। कौशिक, यहाँ पे हम्म। बर्लिन वॉल के बारे में थोड़ा और बताओगे? यहाँ पे मेरे को क्लैरिटी नहीं है। ये सिंपल है, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं है। बेसिकली क्या है कि वो वॉर ऑफ थर्ड कोलिशन होता है जिसमें अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं, रशिया, प्रूशिया, ब्रिटेन। प्रूशिया मतलब अलग अलग स्टेट थे प्रूशियन के अंदर में, वो उस समय तक जर्मनी नहीं बनता है प्रॉपरली, यूनिफिकेशन नहीं होता, अलग अलग स्टेट थे वो। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, वो एक तरह से दे वर अगेंस्ट द कोलिशन ऑफ नेपोलियन एंड ओटोमन। ये तो क्लियर हो गया। तो उसी वॉर में फेमस है एक जिसमें बर्लिन फॉल है। बर्लिन फॉल मतलब बर्लिन लॉस्ट अगेंस्ट द नेपोलियन आर्मी इन 1806। बर्लिन जब हारता है, बर्लिन जब गिर जाता है, तो उसमें जो सोसाइटी का चेंजेस आता है क्योंकि वो सरकार जो बनेंगे उसके अंदर में कुछ समय के लिए वो कहीं ना कहीं नेपोलियन का आइडिया को इन्फोर्स करेंगे ना। आइडिया लाइफ, लिबर्टी से लेकर के इक्वालिटी हो गया, नेपोलियन कोड जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे वो भी इन्फोर्स करना स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ चर्च का स्टेट का बात करते हैं, वो सब भी आता है प्रूशियन स्टेट के अंदर में। तो ये बर्लिन फॉल है, मतलब हार जाता है प्रूशियन। उसके बाद मतलब फिर बेसिकली जो फोर्थ कोलिजन हुआ था उसका एंड रिजल्ट बर्लिन फॉल होता है ना। तो इसी में फोर्थ कोलिजन। अब कोई हर एक कोलिजन का बात नहीं होगी, डिटेल हो जाएगा पूरा। हम्म। इंपॉर्टेंट 1 2 3 था, उसके बाद फिर बाकी कोलिजन आता है 4 5 6 7, बस एक जनरल ट्रेंड है। तो उस समय फिर क्या होता है कि नेपोलियन को पता रहता है कि दे कैन नॉट डिफीट ब्रिटेन इन नेवी, क्योंकि ब्रिटेन नेवी वर्ल्ड पावर है। तो जब ब्रिटेन नेवी और स्पेनिश नेवी दे वर डिफीटेड बाय रॉयल ब्रिटिश नेवी एट अ बैटल ऑफ ट्राफलगार, फेमस 1805 में। उसके बाद नेपोलियन क्या करते हैं, कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड करते हैं। कॉन्टिनेंटल मतलब पूरे यूरोप के अंदर में ब्रिटिश जो गुड्स है ना, सर्विस वो नहीं पहुंचेगा और एक ब्लॉकेड किया जाएगा। तो एक तरह का इकोनॉमिक वॉरफेयर था। अब जो ब्लॉकेड करते हैं उनका पावर थोड़ा बढ़ता है, उन्हीं का गुड्स सर्विसेज हर जगह जाता है, उनको एक तरह से मौका मिलता है कि दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर, दे आर इंक्रीजिंग द टेरिटरी स्लोली। जर्मनी हार चुका है, तो कहीं ना कहीं जर्मनी हार चुका है तो रशिया के पास आ चुके हैं, तो उनको लगता है कि रशिया को भी हरा सकता है वो, इसलिए दे इन्वेडेड रशिया इन 1812। इट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ नेपोलियन। इसको बोलते हैं ग्रैंड आर्मी, GRANDE, ग्रैंड आर्मी। वो ग्रैंड नहीं, ये ग्रैंड आर्मी। दे दे इन्वेडेड मॉस्को
तो जो रशियन आर्मी होता है, रशिया मतलब जारिस्ट, उसमें रशिया बोल्शेविक और ना कम्युनिस्ट होता है, जारिस्ट होता है, जो एंशियंट रेजिम का पार्ट होता है एक तरह से, पुराने सिस्टम में जो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स बेस्ड पुराने मोनार्की सिस्टम, जारिस्ट रशिया। तो उनको लगता है कि आप तो हरा तो नहीं सकते, क्योंकि 4.5 लाख ट्रूप लेके आ रहा है नेपोलियन। तो क्या करते हैं, मॉस्को को जला देते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। तो नेपोलियन जब वहां पहुंचते हैं तो फिर विंटर आ जाता है, विंटर आता है, सप्लाई सब खत्म हो जाता है। और जनरल बता रहे हैं, जनरली सप्लाई खत्म हो जाता है, तो उनका फूड सप्लाई लॉजिस्टिक सब खराब हो जाता है। और वापस जाते वक्त उनको लगता है मॉस्को जीत गया, लेकिन मॉस्को जीतते नहीं है, मॉस्को से पीछे हट जाते हैं इन लोग, जारिश आर्मी, और मॉस्को जल जाता है। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम लोग जीत चुके हैं, तो वापस आना स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल कुछ रखते हैं। तो वापस आते आते इतना विंटर, इतना टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, वो आज भी हम लोग देखते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में विंटर आ रहा है, चेंजेस हो रहा है टैक्टिक्स, वैसे ही उस समय से विंटर आने बहुत -30 डिग्री 25 डिग्री, उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाते बहुत सारे। 4,50,000 ट्रूप्स वर सेंट इन द बैटलफील्ड, उससे भी ज्यादा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितने बचते, बोल सकते हैं सिर्फ 25,000 से नीचे। मेनी ऑफ द हॉर्सेस वे सैक्रिफाइस फॉर द फूड। तो लॉजिस्टिक पूरा खराब हो जाता है, वहीं से फिर उनका एक तरह से ह्यूमिलेशन और डिफीट स्टार्ट होता है नेपोलियन का, यहीं से चेंजेस स्टार्ट होता है 1812 का। और यही मिस्टेक जर्मनी में करते 100 साल बाद 1941 में, व्हेन दे अटैक रशिया, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। तो सेम मिस्टेक, तो इसलिए जब एग्जाम्पल भी लगाते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ फास्ट, सेकंड टाइम एज अ, तो ये भी एग्जाम्पल एक तरह का। तो बोल सकते हैं कि रशिया फॉलोड द स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, जो जो पूरा ग्रेन्स था उनका, लाइफ स्टॉक का सब लेके चले गए। तो वापस आए तो रशिया का नेपोलियन के पास ट्रूप्स कम हो गया, लॉजिस्टिक कम हो गया, डैमेज हुआ, मॉरल एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आया। तो फिर से डिफीट हुआ 1813 में, 12 में हुआ ही डिफीट हुआ बैटल ऑफ लेपिज में, जिसमें प्रूशियन आर्मी जो ऑलरेडी अंदर में था, जर्मनी पे कैप्चर कर चुके थे, तो प्रूशियन आर्मी उनके अंडर में थे, कमांड के अंदर में थे, दे रिबेल्ड अगेंस्ट द ग्रैंड आर्मी ऑफ नेपोलियन। और कोलेशन ऑफ ऑस्ट्रिया प्रूशिया स्वीडन रशिया, दे डिफीटेड द ग्रैंड आर्मी ऑफ नेपोलियन और हार जाते हैं। ठीक है, एक तो हमारे बैटल ऑफ लेपिज 13 में, फिर हारते हैं उसके बाद बैटल ऑफ पेरिस में। तो देखा जाता है कि चेंज हो गया सिनेरियो, 1812 से ही चेंज होता है। तो 1814 में फिर बैटल पेरिस, पेरिस में हार गए, पेरिस फ्रांस कैपिटल में। नेपोलियन सिक्स्थ कोलिशन से बनता है, रशिया ऑस्ट्रिया प्रूसिया डिफीट नेपोलियन, और डिफीट होता है नेपोलियन, फिर ही वाज सेंट टू एग्जाइल इन एल्बा। एल्बा ये एक आइलैंड है एल्बा, वहां उनको भेजा जाता है, वहां पर वो रहते हैं 1814 तक एल्बा में। उसके बाद वापस से कोलिशन फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं नेपोलियन वापस से, क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी मौका है। तो बहुत सारे जो फ्रेंच ट्रूप्स थे उनका भी तो दिमाग में तो आइडियाज था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उनको भी लगा ना कि नेपोलियन वाज अ ग्रैंड एम्परर। तो उस समय फिर से वो लेके आते हैं, और जब फिर से लेके आते हैं तो उसके पहले ही कांग्रेस ऑफ वियना बैठते हैं, जैसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होता है ना पहले ही से 1944 में, कि क्या होगा न्यू वर्ल्ड पावर, वैसे ही कांग्रेस ऑफ वियना बैठते हैं। यही कांग्रेस ऑफ वियना, ये हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, मैप बनाते हैं, डिसाइड करते हैं क्या होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उस समय, जैसे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस वैसी कांग्रेस ऑफ वियना 18, ये फेमस है। हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर का, तो ये कॉन्सेप्ट आता है, मेटरनिक सिस्टम आता है उसके बाद का है। तो ग्रेट पावर लाइक रशिया ब्रिटेन प्रूशिया ऑस्ट्रिया, दे सैट टुगेदर, दे डिसाइडेड कि व्हाट विल हैपन टू फ्रांस आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन। उनको पता था कि नेपोलियन कितना भी कर लिया वो हारेंगे, क्योंकि उनके पास पावर कम है, वो बस एक लास्ट रेजिस्टेंस करना आ रहा है। तो ही दे डिक्लेयर्ड नेपोलियन आउटलॉड, और वो प्लेज किए 1.5 लाख ट्रूप ऑन द बैटलफील्ड, और दे डिफीटेड ऑन द फेमस बैटल ऑफ वाटरलू 1850, 18 जून। तो ये बैटल ऑफ वाटरलू है, यही कोलिशन है, और बैटरलू हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो नेपोलियन वॉज सेंट बैक टू सेंट हेलेना, एक जगह है जहां पर हमेशा जिंदगी ले वो वहां पर बैठते हैं, बुक लिखते हैं, लोनलीनेस रहता है। फिर 1821 में ही डाइड। तो ये बेसिक नेपोलियन है। अब बताओ इसमें क्वेश्चन है तो वी विल डिस्कस एक नया एस्पेक्ट, नेपोलियन कंट्रीब्यूशन। नहीं ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब नेपोलियन जब डिफीट हो जाता है तो उसके बाद फिर नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर, जिसमें हर एक कंट्री ऑस्ट्रिया प्रूशिया ब्रिटेन वो चाहते हैं कि फ्रांस के अंदर में सरकार क्या बने। तो फ्रांस के अंदर वापस ओल्ड रिजीम को बनाना स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं वहां पर। और उसी समय लेकिन सोचो सोसाइटी के अंदर में इतना चेंजेस आ चुका होता है एक समय के बाद कि कोई वापस जाना चाहता नहीं,
एक समय के बाद। तभी जो आइडियाज था वो फैलता है, वो आइडियाज फैलता है ग्रीक के अंदर में, ग्रीक वे ऑल्सो डिमांडिंग रेवोल्यूशन। 1820s में ग्रीक रेवोल्यूशन का बात आता है अगेंस्ट द ऑटोमन्स। उसके 1830s में वापस एक रेवोल्यूशन आता है अलग अलग जगह पर। 48 में रेवोल्यूशन आता है यूरोपियन के अंदर, कंट्री के अंदर अलग जगह पर। और इटली का रेनेसा आता है, इटली के अंदर यूनिफिकेशन ड्राइव आता है उसी समय में। और जर्मनी यूनिफिकेशन की बात होता है। तो वो सब जो चीज है ना कहीं दे आर ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द नेपोलियनिक थॉट। तो ये एक ओवरऑल है, आगे फिर हम लोग डिटेल में करेंगे। तो ये एक बेसिक नेपोलियन का स्टार्टिंग एंड एंडिंग हो गया। तो ना कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी ह्यूज नेपोलियन का। अपार्ट फ्रॉम stating that he was presenting dictatorship by plebiscite, he also enacted several reform that was very tectonic for the societal economic structure of the France as well as whole world। कैसे? पहला वो चर्च को अकोमोडेट किया। जो हम लोग बात की थी पहले हर्बेसियस, हम लोग बात कर रहे थे कि चर्च को डिनाउंस कर दो, हटा दो, लेकिन ये बात थी चर्च को भी इंक्लूड कर दो। लेकिन चर्च को इंक्लूड कर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, तो चर्च को इंक्लूड करो लेकिन एट द सेम टाइम साइन ऑफ कॉन्कॉर्डेट विद द पोप। उसका मीनिंग क्या है कि स्टेट बोलेंगे कि किसको अपॉइंट किया जाए क्लर्जी। स्टेट विल मॉनिटर द फाइनेंस एंड ओवरऑल सैलरी ऑफ द क्लर्जी। और जो लैंड होगा जो चर्च के पास, वो स्टेट कैन रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी कर सकते हैं और टैक्स तो पे करना पड़ेगा। एंड रिटर्न आपको सब चीज मिलेगा, क्लर्जी भी रहेगा आपके पास, फाइनेंस भी रहेगा, सैलरी मिलेगा, सब चीज रहेगा, लेकिन हर चीज स्टेट डिसाइड करेगा। स्टेट विल मॉनिटर यू, लेकिन इन रिटर्न द क्लर्जी शुड टेक अ ओथ टू द फ्रेंच स्टेट। ये हो गया अकोमोडेशन ऑफ चर्च अंडर द साइनिंग ऑफ द कॉन्कॉर्डेट विद पोप, जो रोम के पोप है उसमें। पोप 7 बोलते हैं। फर्दर इमेंसिपेशन ऑफ जूस। जूस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह जूस कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था उस समय इसराइल नहीं था, इसराइल 1920s में ना। तो जू हर एक जो बोल सकते हैं फ्रांस के अंदर में, ब्रिटेन के अंदर में कुछ परसेंटेज में थे। 10 लाख पॉपुलेशन, 10 लाख, 1 लाख, 50,000, 60 ऐसे हर जगह पर। तो ही टॉक्ड अबाउट कि जूस को कैसे इंटीग्रेट करे कैथलिक सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हमेशा से ही जूस का परसिक्यूशन हुआ है क्रिश्चियन कंट्री के अंदर में ऑन द बेसिस कि जू नहीं, बहुत लेमन टर्म बात कर रहे हैं, जू नहीं जीसस क्राइस्ट को, उनका ही कॉन्स्पिरेसी था अगेंस्ट द जीसस क्राइस्ट बेसिकली। तो जू को हमेशा परसिक्यूट किया जाता है, तो वो उस पर नेपोलियन का स्टैंड रहा है कि जू कैसे इंटीग्रेट किया, इसलिए एमेंसिपेशन ऑफ जू में नेपोलियन कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा नेपोलियनिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग मॉडर्न सिविल कोड का बात करते हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहने के उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नेपोलियन ही 1804 का। कैसे वो बात करते थे प्रॉपर, जो पहले क्या होता था कि हर एक कस्टम, जैसे इंडिया बोलते हैं ना कि ट्राइबल का अलग कस्टम है, शादी का, फिर प्रॉपर्टी का, रूल ऑफ, तो हर चीज का अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग है, फिर प्रैक्टिसेस अलग है, ट्रेडिशन अलग है। तो एक ही होना चाहिए क्योंकि नेशनल कंट्री एक है, एक ही होना चाहिए। तो उसमें प्रॉपर्टी, रिलीजन और रूल ऑफ लॉ प्रमोशन होना चाहिए और वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चाहिए। अब मान लो फॉर एग्जांपल हिंदू कोड ऑफ बिल्ड में संस्कृत लैंग्वेज यूज होगा, तो आम भाषा में कैसे लोग को पता चलेगा अपना राइट्स। तो वैसे ही वहां लैटिन था पहले, तो क्या है ना, चर्च का इंटरवेंशन बहुत था हर चीज में, तो चाहते थे कि चर्च का पावर कम हो। दैट इज ही टॉक्ड अबाउट फ्रेंच रिपब्लिक, फ्रेंच लैंग्वेज इसको प्रमोट करने की बात किया, लैटिन नहीं। दूसरा कस्टम नहीं, हर एक आदमी का अलग अलग है। उससे क्या होता था कि जस्टिस नहीं पहुंच सकता था हर आदमी के पास, विमेन के पास राइट्स नहीं था। तो बात करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में, मैरिज में, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्यों आता है, कहीं ना कहीं उस समय कैपिटलिज्म बढ़ते जा रहा है और एक बोर्जोइया क्लासेस, मैन्युफैक्चरिंग क्लास बढ़ते जाते, तो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट वो धीरे धीरे और एक मेन स्ट्रीम हो रहा है। तो पेपर कॉन्ट्रैक्ट, हाथ से साइन किया हुआ, वो सब साइन सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी राइट्स का इंपॉर्टेंट है वैल्यू। तो ये पूरा चीज ना एक यूनिफॉर्म कोड के अंदर होना चाहिए। यही कोड कहीं ना कहीं इंस्पायर किया अमेरिकन को भी, बाद में रशियन को भी, इंडियन को भी, हर एक कंट्री को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेपोलियन कोड पूछता है। दूसरा, ही ओवरथ्रू फ्यूडलिज्म एंड लिबरलाइज प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या प्रोसेस होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, हर चीज में हमने बात किया। एजुकेशन में ही टॉक्ट अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। पॉलिटेक्निक एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल मासेस पर फोकस करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस जो है, इसको कैसे पॉलिटेक्निक, R&D ये सब कैसे प्रमोट करें, उससे बात करते थे। दूसरा, एजुकेशन जो होगा उसमें जो बुक्स होगा इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच लैंग्वेज। ब्रिटेन के अंदर में होगा, रशिया के अंदर में वो ट्रांसलेट किया जाएगा। मेट्रिक सिस्टम पे फोकस किया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि केजी, मीटर स्क्वायर, मीटर हो गया, ये सब फोकस कर रहे थे। आर्मी के अंदर में पहले डॉक्ट्रिन था कि डिवीजन बेस्ड था, अभी कॉर्प बेस्ड ला दिए।
छोटा स्पेसिफिक मोबाइल ट्रूप कॉर्प लेके आए। तो ये सब पूरा का पूरा एक कंट्रीब्यूशन था नेपोलियन का जो हो रहा था। ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई लड़ रहे थे, साइड बाय साइड पैरेलली चल रहा था। लेकिन 1804 जब वो बनते हैं एम्पेरर तभी आता है ये सोचो। 1806 एम्पेरर बन चुका है उसके बाद आता है। 1799 में एजुकेशन रिफॉर्म आता है, पेरिस यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस क्रिएट के। तो ये सब होते आ रहा है, जैसे पावर में हो रहा है लेकिन अपना पावर ही बढ़ा रहे हैं और साइड रिफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ये जो रिफॉर्म और पावर बढ़ा रहे हैं ना, ये दोनों खटकता है बाकी लोगों को, बाकी जो रॉयलिस्ट होते हैं, बाकी जो कंट्री के जो रॉयल्स होते हैं। दैट इज वाई दे फॉर्म थर्ड कोलिशन, फोर्थ कोलिशन, फिफ्थ कोलिशन, सिक्स कोलिशन। और कहीं उनको लगता है कि नेपोलियन अगर जीत जाएंगे तो उनके अंदर में चेंजेस आएंगे सोसाइटी के अंदर में। तो दे वर बेसिकली कंजर्वेटिव ब्लॉक, दे वर सपोर्टिंग द ओल्डर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो ये हो गया पूरा नेपोलियनिक। और आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन आइडिया ऑफ लिबर्टी, सेपरेशन ऑफ चर्च, सेकुलरिज्म, लास्ट सीते, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, फिर आइडिया ऑफ लिबर्टी लाइफ, और दूसरा फेटर्निटी का कॉन्सेप्ट भी आता है। फिर ये सब आज भी हम लोग देखा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किए कुछ ना कुछ फ्रेंच आइडिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी हमारे जो बहुत बड़े लीडर्स लोग थे, राजा राम मोहन रॉय, फिर टीपू सुल्तान, वो जैकोबिन क्लब के एक तरह अपने को सदस्य मानते थे। दूसरा वो एक लिबर्टी ट्री भी एक तरह से वृक्षारोपण किए थे श्रीरंगपट्टनम 1798 में। तो वो दिखाते हैं कि उनका जो आइडियाज था वो कैसे फैला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडियाज कैसे मजीनी को हेल्प किया इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आइडियाज था वो कैसे जो वर्किंग क्लास बाकी फ्रेंच सोशलिस्ट को इंस्पायर किया, और फ्रेंच सोशलिस्ट का आइडिया कैसे मार्क्सिस्ट को इंस्पायर किया। तो प्लस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया कैसे डीकोलोनाइजेशन में हेल्प किया इंडोनेशिया को, इंडिया को, बाकी जगह में, क्योंकि आइडियाज फैला था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन होल सोसाइटल स्ट्रक्चर अक्रॉस द। तो ये कुछ फोटो है, ये व्हेन नेपोलियन अटैक्ड ऑन रशिया तो मॉस्को बर्न होता है, तो वही एक फोटो है। दूसरा बैटल ऑफ वाटरलू का एक फोटो है, पिक। एंड ये मैप में क्या दिखा हाँ, रहा ये मैप में कि एंशियंट रिजीम है, ये रशियन एम्पायर है। उसमें प्रूशिया जर्मनी नहीं, इसलिए जर्मनी अकेला नहीं है, जर्मनी बस किंग ऑफ प्रशिया है, अलग अलग किंग है यहाँ पर। उसमें इटली में देखो तो इटली नहीं है, अलग अलग है। किंगडम ऑफ सिसिली है, यहाँ सार्डिना होगा, यह ऑस्ट्रिया एम्पायर हो गया, ये ओटोमन हो गया इस तरफ। तो ओटोमन और फ्रांस दोनों एक अलायंस बना था, ईस्टर्न अलायंस बोलते हैं इसको। बाकी यूके, स्वीडन, किंगडम ऑफ स्वीडन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, इटली के अंदर कुछ कुछ लोग थे, किंगडम ऑफ इटली, किंगडम ऑफ सिसिली, फिर स्पेन, ये पूरे अगेंस्ट फ्रांस थे। और ये जो दिखता है इलाका, ये कहीं ना कहीं एक समय में हाईएस्ट एक्सटेंट था, क्योंकि 1815 में, वो 1812 में दे अटैक रशिया। इसका मतलब यहाँ तो पहुंच चुके होंगे ना। 1806 में ये हार चुका था, बर्लिन फॉल हो चुका था, बर्लिन यहाँ पर। तो ऑलरेडी ये पूरा इलाका इसके अंदर में था, ऑस्ट्रिया को हरा चुके थे कुछ कुछ जगह पर, और स्पेन के अंदर में भी जा चुके। तो ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं एक समय में टॉप सबसे बड़ा फ्रांस था, इंस्पायर था, मतलब उसके अंडर में था, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं लेकिन कम से कम कुछ कंट्रोल। तो ये एक एस्पेक्ट पूरा वी हैव कंप्लीटेड। तो नाउ वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन। Discuss the impact of ideal of liberty, equality, fraternity as propagated by French Revolution in modern world. We have discussed this one. कैसे हेल्प किया डीकोलोनाइजेशन में, इटली का यूनिफिकेशन में, प्रूशियन यूनिफिकेशन में, कोड, सिविल कोड जो है वो कैसे आया। लिबर्टी आइडिया ऑफ फर्टर्निटी वो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अवेलेबल है। बिल ऑफ, फिर लिबर्टी का थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात होता है। लिबरलिज्म जो एज अ कॉन्सेप्ट है वो कैसे बढ़ी है उसके बाद से। फिर फ्रेंच सोशलिस्ट कैसे हेल्प मिला, और कहीं ना कहीं उनका जो मार्क्सिज्म का रूट्स था वो भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से था। एग्जामिन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉज दैट लीड टू द आउटब्रेक फ्रेंच रेवोल्यूशन। वी हैव डिस्कस सोशल इकोनॉमिक कॉजेस क्या, पॉलिटिकल क्या था, एंशिएंट रिजीम कैसे वर्क करता था, दैट कैसे स्टेट था, स्टेट जनरल कैसा था। सोशल इकोनॉमिक में वॉर का बात कर लो, फैमिन हो गया, सोसाइटी के अंदर में डिवीजन कैसे था, वो सब हो गया। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फ्रेंच एंड अमेरिकन, वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस अमेरिकन रेवोल्यूशन। हाउ विल द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर द पॉलिटिकल, ये डिस्कस करेंगे 19th सेंचुरी, जब 1830s 48 में करेंगे तब वापस इसको लिखना। एग्जामिन द रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन कंसोलिडेटिंग द अचीवमेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मॉडिफाइंग इट आइडियल। ट्रू, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके अंदर में एक तरह से रिपब्लिकनिज्म था, उसको उन्होंने एम्पेरर से जोड़ा और एक अकोमोडेट किया, कैथोलिक को भी अकोमोडेट किया,
एंशियंट जो रॉयलिस्ट थे, जो मोनार्किस्ट थे, उनको भी अकोमोडेट किया, और फ्रेंच रेवोल्यूशनरिस्ट उनको भी अकोमोडेट किया। एट द सेम टाइम जो आइडियल था लिबर्टी को, उनको जोड़ा कोड में, इक्वालिटी को, सबके लिए कोड बराबर है, लीगल इक्वालिटी की बात करते हैं। फेटर्निटी के लिए वो बात करते थे कि कैसे एक ग्रैंड आर्मी बनाएंगे जिसमें एक रेवोल्यूशनरी आर्मी होगा, तो फेटर्निटी, स्पिरिट ऑफ फेटर्निटी। फिर वो एक तरह से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में भी इक्वालिटी की बात करते हैं, सबको एजुकेशन मिले, फ्री फॉर ऑल, तो ये इसमें ऐड कर। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें लिखा हुआ है एग्जामिन द रूल है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रूल भी लेकर आना है। तो बोल सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट वो अपने हिसाब से फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी चेंजेस किए और अपने पावर बढ़ाए। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड ए डिक्टेटरशिप बाय प्लेबिसाइड, और उनका जो एक माइंडसेट था वो कहीं ना कहीं खुद को भी ग्रैंड बनाने का था, रादर देन फ्रेंच रिपब्लिक को बनाना, फ्रेंच, क्योंकि उनके पास अनब्रिडल पावर था। ही वॉज नॉट लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली। और ये लिखा है एग्जामिन क्रिटिक एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटमेंट फिलोसफर ऑन द कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनलाइटमेंट फिलोसफर हो गया जॉन लॉक हो गया, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, उनका भी कॉन्सेप्ट दिखता है इसमें। फिर इसमें दिखता है एडम स्मिथ का, और वो क्रिटिसाइज करते हैं कि मर्केंटलिज्म और नोबल स्ट्रक्चर हो, कैसे प्रिविलेज गड़बड़ है, हर को मौका मिलना चाहिए बिजनेस में, वही होता है ट्रेड और कॉमर्स में, हर को मौका मिलना चाहिए, हर चीज में इक्वालिटी आना चाहिए विद रिगार्डिंग टू कि सबके पास एक फ्री स्पिरिट। मार्केटिज्म में क्या हुआ, मार्केट कैपिटलिज्म क्या होगा कि हर के पास मौका होना चाहिए कि आप मार्केट में जा सके, लेकिन ऐसा था नहीं, पहले प्रिविलेजेस था, वो हो गया एस्पेक्ट। फिर वोल्टायर का आ गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, वो कैसे प्रमोशन हुआ इसमें, कैसे इंस्पायर किया अलग अलग लोगों को। Assess the impact of French Revolution on the social and economic structure in France and rest of Europe। ऑब्वियस बात है कि सोशल स्ट्रक्चर के अंदर में चेंजेस आया कि पहली बार लिमिटेड वोटिंग राइट्स हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ, और पार्लियामेंट का पावर को एक तरह से लिमिटेड किया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर में डायरेक्टरेट बिकम मोर एंड मोर अकाउंटेबल, डायरेक्टरेट अकाउंटेबल बने। सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली फ्रांस के अंदर में नेगेटिव चेंजेस रहा है, कुछ कुछ एस्पेक्ट में शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म में फ्रांस बिकेम मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनाइज इन लॉन्गर रन 1830s में। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आया था तो एनलाइटमेंट जो आइडियाज था वो परकुलेट किया सोसाइटी के अंदर में, तभी बाद में जब पोस्ट नेपोलियन इन्वेस्टमेंट आया और फ्रेंच के अंदर में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो वो भी एस्पेक्ट है। सोशल के अंदर में इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी की बात है, नेपोलियन कोड की बात हो गया, विमेन राइट्स का बात हो रहा था इसमें, प्लस फ्रीडम एक्सप्रेशन स्पीच का बात हो रहा था। और रेस्ट ऑफ यूरोप में वही सब आइडियाज को रेस्ट ऑफ यूरोप में डाल दो। जो हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश के अंदर में कैसे चार्टिस्ट मूवमेंट आया 1830s में, रिफॉर्म एक्ट आया 30s में, कब कैसे वहां पब्लिक हेल्थ का बात होता है, प्लस कैसे रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर में, रशिया के अंदर में कैसे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं विद रिगार्डिंग टू द सोशलिस्ट मूवमेंट। तो सोशलिज्म जो है कहीं ना कहीं वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इम्पैक्ट है, सोशलिज्म और फ्रेंच सोशलिस्ट। कैसे रॉबर्ट ओवन जो थे, ही वॉज इंस्पायर्ड फॉर प्रूडहॉन और बाकी जो बबफ थे, कैसे बबफ का जो आइडिया था इक्वालिटी ऑफ ऑल, वो कैसे इंस्पायर किया बाकी लोग में। तो ये कनेक्टिविटी समझे। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन और यूरोपियन हिस्ट्री, हर एक चीज में, हिस्ट्री में, सोशल हिस्ट्री में भी है, कैसे क्लास टूटा है, न्यू आइडियाज, आइडियोलॉजी फॉर्म हुआ है, सोशलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, वो नया आइडियाज फॉर्म हुआ है। यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर में एक रिवोल्यूशनरी रोमांटिसिज्म, की एक लिबर्टी गर्ल है, वो दौड़ रही है, वो फेमस फोटो है, तो रोमांटिक आइडियाज फैला है। यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर में कैसे बोल सकते हैं कि आइडिया ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, वो कैसे सोसाइटी के अंदर में चेंजेस आया, लिपोनिल कोड का कॉन्सेप्ट आ गया। प्लस यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर में जो चर्च का पावर था वो कैसे कम हुआ हर एक जगह में, यहाँ से तो इंस्पायर हुआ लेकिन स्लोली हर जगह पे हुआ। रोल ऑफ विमेन, विमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो कहीं ना कहीं हेल्प की थी। तो स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल के अंदर में भी वो सब वोकल थी, लेकिन उनको वैसा वापस नहीं मिला, उनको वोटिंग राइट्स उतना नहीं मिला जितना होना चाहिए था, प्रॉपर्टी राइट्स उतना नहीं था। नेपोलियन ने कोड में कुछ मिल चुका था, मैरिज राइट, कॉन्ट्रैक्ट में, बाकी जगह में कुछ रिलीफ था, लेकिन उतना नहीं था। तो रोल ऑफ विमेन जो था कहीं ना कहीं पॉजिटिव था फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, लेकिन उनके बैकग्राउंड में उनको कम मिला वापस में, ये बोल सकता हूँ। कनेक्शन बिटवीन द फिलोसफर आइडिया एंड फ्रेंच रेवोल्यूशनरी और रोल ऑफ वुमेन है इसमें, कोई फेमस वुमन पर्सनालिटी नहीं रही है। एक बार देख लेना होगा इसको, एक बार लिख लेना इसमें होगा। ठीक। कनेक्शन बिटवीन द फ्रेंच फिलोसफर आइडियाज, फिलोसफर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आउटब्रेक। कनेक्शन अगर जोड़ना ही है तो इसमें रोशो का आ गया, वोल्टायर का आ गया, तो उसमें जोड़ सकते हैं अलग अलग उनका जो आइडियाज हो गया। इट अटैक द प्रिविलेज नॉट प्रॉपर्टी, ट्रू,
तभी तो कॉन्स्पिरेसी ऑफ इक्वल जो बाबफ का था वो बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी एवरीथिंग एब्सोल्यूट इक्वालिटी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रिविलेज लीगल इक्वालिटी का बात किया बहुत सारे एस्पेक्ट में, कोई चाहता नहीं था कि प्रॉपर्टी ही बटे, इसलिए नेपोलियन ने बात ले आ रहे, नेपोलियन कोड लेके आ रहे, ये नहीं बोलते प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूट करो, इक्वालिटी ऑफ ऑल, वो आता है मार्क्सिज्म में बाद में, इक्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी और बाकी आगे में। तो प्रिविलेजेस, प्रिविलेज कहाँ पर, चर्च का प्रिविलेजेस, सोशल क्लास का प्रिविलेजेस, नोबल का प्रिविलेज, वो टूटा रादर देन प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा। सक्सेस एंड फेलियर फ्रेंच रेवोल्यूशन, सक्सेसेस अलग अलग कोड हो गया, आइडियाज हो गया, आइडियोलॉजी हो गया, सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस है। फेलियर क्या है कि इट वॉज अप हीवल, एक्सेसेस क्रिएट किया गया। इवन जो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो बोल सकते हैं कि एक इनलाइटमेंट आइडियाज ऑफ पर्कुलेट भी हुआ था, इट वॉज ओनली फॉर द फ्रेंच पीपल, वो भी बाद में 1820s में भी वो भी फिर जाते हैं अफ्रीका के अंदर में कॉलोनाइज करने के लिए। तो ये दिखाते हैं फ्रेंच जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है इट इज ओनली फॉर द वाइट्स मैन, तो ये फेलियर हो गया एक तरह से, विमेन में तो पहुंचा ही नहीं एक तरह ढंग से, तो ये फेलियर हो गया। तो ज्यू का हो गया एक, तो उसमें भी नहीं पहुंचा। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में जो एक लेवल था उसको डील नहीं कर पाया। तो सक्सेसेस हो गया कि प्रिविलेज को कम किया गया, चर्च का, नोबल्स का, सोसाइटी के अंदर चेंजेस आया, रिपब्लिक फॉर्मेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बना, ये सब हो सकता है। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द concept then a French Revolution influenced the concept of democracy and nationalism in 19th-20th century? To what extent? तो बोल सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन डिड इन्फ्लुएंस द कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि लिबर्टी है उसमें, इक्वल लिबर्टी है, फेटर्निटी है और इक्वालिटी है, वो दिखाते हैं कि क्या एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है इट बिकेम मोर अकाउंटेबल, तो भी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है। कैसे वोटिंग राइट्स होना चाहिए, क्योंकि प्लेबसाइड बाय डिटेल्स, प्लेबसाइड तो है ना, कम से कम वोटिंग तो इंपॉर्टेंट है, वोटिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेपोलियन भी अपने आप को इंपेयर बना रहे हैं तो डायरेक्टली नहीं बना रहे ना, वोटिंग के बाद ही बना रहे हैं, प्लेबसाइड कर ही रहे, तो वोटिंग बिकम इंपॉर्टेंट, तो इसलिए वोटिंग कॉन्सेप्ट आता है नया, भले वो लिमिटेड फ्रेंचाइज लेकिन आता है। नेशनलिज्म प्रमोट होता है, फ्रेंच आइडिया ऑन द नेशनलिज्म, फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि ग्रांडे आर्मी हो गया, उनका जो आइडियाज हो गया, प्लस लेकिन तब भी जो नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं इंटरलिंकेज था 1920 सेंचुरी में। वो 1830s में 40s में जब स्मॉल स्मॉल स्टेट बन रहा था, फॉर एग्जांपल ग्रीक इंडिपेंडेंस हो रहा था या फिर इटली का यूनिफिकेशन बात हो रहा था, तब नेशनलिज्म ज्यादा जोर पकड़ता है एज कम्पेयर टू फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो टू व्हाट एक्सटेंट में बोलेंगे तो बोलेंगे कि हाँ किया है, लेकिन उतना नहीं किया है जितना ग्रीक और इटली का यूनिफिकेशन या प्रूशियन का यूनिफिकेशन किया था। फाइनेंशियल क्राइसिस, पार्टीशन, 7 ईयर वॉर, हाई, हाँ हाँ ये तो हाँ, फेवरेटिज्म ऑफ लुइस 16, क्रॉप फेलियर था, 50% अनएम्प्लॉयमेंट था, ट्रू। पॉलिन लियोन 1793, ये विमेन है जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रिगार्डिंग द पॉलिटिकल क्लब फॉर्म बाय विमेन। तो अलग अलग हो गया। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड। एनी क्वेश्चन मानसी करना? No, Ashik. Thank you everyone. We will take up next set of important topics, that is American Revolution. So in this we have discussed, just we will conclude in a very short format. We have discussed background, then we have discussed how the French Revolution started, background क्या था, condition क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1792 में रिपब्लिक कैसे फॉर्म हुआ, 92 से 94 के बीच में रोबेस्पियर का रूल और कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, और कैसे एग्जीक्यूट किया जाता था बाकी जो क्रिटिक थे उनको, तो गॉर्डनिस्ट थे, जैकोबिन थे, उन लोग हो गए। रोबेस्पियर के समय ही के पहले हर्बर्टिस्ट थे और 2-3 डांटिस्ट थे और रोबेस्पियर थे, उसके बीच में कैसे आइडियोलॉजिकल क्रैश था, रोबेस्पियर उसमें जीतते हैं, बाकी लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन काउंटर रेवोल्यूशन होता है 1795 के पहले और रोबेस्पियर को भी एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर ऑफिशियली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फ्रेंच डायरेक्टरी बनता है, जो आज एक तरह से मॉडर्न फ्रांस है थोड़ा, उसके अंदर में बाई के अंदर लेजिस्लेचर है, बहुत चीज उसमें आइडियाज है, उनका क्या सक्सेसेस है, क्या क्या फेलियर्स है। और इंटरनेशनल स्फीयर में फर्स्ट कोलिशन चल रहा है 1792 से 97 के बीच में, 97 से 1802 के बीच में सेकंड कोलिशन है, थर्ड कोलिशन 1803 से है, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ ऐसे चलता है। फिर 1799 तक चलता है फ्रेंच डायरेक्टरी, जब हारते हैं सेकेंड कोलिशन, जब स्टार्ट होता है वॉर और जब इजिप्ट हारते हैं तब फ्रेंच डायरेक्टरी को ऊपर ब्लेम किया जाता है कि वो हारे,
अब नेपोलियन फिर कौंसिल बन जाते हैं, नेपोलियन फिर सीरीज ऑफ रिफॉर्म लेके आते हैं और अपना पावर बढ़ाते हैं। 1802 में 1799 में कौंसिल बनते हैं, 1802 में कौंसिल फॉर लाइफ बनते हैं, 1804 में एम्पायर बनते हैं, और रिफॉर्म भी चलते रहे साइड बाई साइड। अलग अलग रिफॉर्म है, नेपोलियन कोड हो गया, एजुकेशन हो गया, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का हो गया, इमेंसिपेशन ऑफ ज्यूज हो गया, फिर प्रॉपर्टी का बात होता है, फिर ट्रूप्स का बात हो गया, उसके बाद फिर कॉन्कॉर्ड सिस्टम विथ चर्च वो भी करते हैं, ये सब आ रहा है। 1806 में बर्लिन पे अटैक करते हैं, बर्लिन हार जाता है, कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद फिर 1812 में रशिया जाते हैं, ब्लंडर होता है, वहां से हारना स्टार्ट होता है, फिर हारते लगातार है। तो ऐसे 1813 में हारते लेपिज में, तो फिर उनको भेज देता है एल्बा, एल्बा जाते हैं। तब तक 1815 में कांग्रेस ऑफ वीना बैठता है, सबको बैठते हैं कि क्या करना चाहिए, पोस्ट वॉर क्या होना चाहिए, तो उस पर डिसाइड होता है और दे डिक्लेयर्ड नेपोलियन आउटलॉ। तो नेपोलियन नेपोलियन एल्बा से वापस आते हैं ट्रूप्स लेकर के, जो बचे खुचे रहते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी वो लेके आते हैं, लड़ाई होता है, बैटल वाटू हारते हैं, और फिर नेपोलियन को वापस से भेज जाता है सेंट हेलेना, और वहां पर वो हमेशा रहते हैं 1821 तक, फिर डेथ हो जाता है। तो एक ओवरऑल एक इवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड नेपोलियन कोड। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड. Thank you, everyone. We will take up in the next session. Do subscribe to Answer Card. थैंक यू।